इसको करिए। चलो चलिए, आइए, आप लोगों का स्वागत है इस इतिहास की क्लास में। जुड़िए। समय 8:15 तो पता ही था। इसको ज़रा सही करिए, सही करिए ज़रा इसको। हाँ सरता जी, गुड इवनिंग। तो इतिहास में हम लोग गुप्त काल देख रहे हैं। गुप्त काल में कहाँ तक हुआ है? गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति पे बात हो रही थी। तो गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति में हम लोगों ने कृषि की कुछ बातें की थी। कृषि की कुछ बातें की गई थी। भूमि के प्रकार देखे गए थे कि अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि बताई गई है, अन्य साक्ष्यों में भी कितने प्रकार की भूमि बताई गई है। तो अमरकोश में जो 12 प्रकार की भूमि बताई गई है, और इसके अलावा अन्य प्रकार भी आपको मिलते हैं। जैसे क्षेत्र तो आप पहले से ही देखते चले आ रहे हैं कि कृषि योग्य भूमि को कहा जा रहा है वास्तु। जो घर बनाने के योग्य भूमि हो उसे वास्तु कहा जा रहा है। और 12 उन प्रकारों को आपने देखा ही। इसके साथ आपने भूमि के कुछ प्रकार देखे थे, ब्रह्मदेह, ब्रह्मदेह और अग्रहार। अग्रहार ये बार बार पूछे जाते हैं, ब्रह्मदेह और अग्रहार। तो ब्रह्मदेह कौन सी भूमि थी? जो ब्राह्मणों को दान में दी जा रही है। ये नाम से ही स्पष्ट है, ब्राह्मणों को दान में दी जा रही है। और ये अग्रहार मंदिरों और मठों को दान में दी जा रही हैं। ठीक, तो भूमि का प्रकार हम लोग पूरा कर चुके थे। आशुतोष जी, गुड इवनिंग। भूमि के प्रकार के बाद हम लोग कृषि की कुछ बात किए थे। कृषि में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं गुप्त काल में, गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, गुप्तकालीन जो साहित्य हैं, उस साहित्य में कृषि संबंधी जो विवरण देखने को मिलते हैं, उसमें कृषि के अनेक फसलों का उल्लेख हुआ है। वराहमिहिर, जो कि एक ज्योतिषाचार्य भी हैं, वराहमिहिर ने वर्षा पर उनका वर्षा का वो उल्लेख किया है, कब कब वर्षा हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं इन्होंने ही अकाल, दुर्भिक्ष का भी उल्लेख किया हुआ है। यानी इस समय अकाल भी पड़ता था, ऐसा कहा जा सकता है। अमरकोश में विभिन्न प्रकार की फसलों का उल्लेख है। चावल के 44 किस्मों का उल्लेख यहाँ मिलता है। धान के 44 किस्मों का उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य में मिलता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चावल की किस्म है, चावल की जो सबसे महत्वपूर्ण किस्म है, वो आपकी एक महाव्रीहि जो चावल था, यह आपका मगध में पाया जाता था, मगध में उगाया जाता था। वैसे ही आपका एक जो है शाली नामक चावल था, जो कि बंगाल में उसे रोपा जाता था। तो चावल के ये विभिन्न प्रकार हैं। ऐसे इस समय गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। गन्ने की खेती, अगर कहा जाए कि गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में इस समय होती थी। ठीक, तो गन्ने की खेती अगर कहा जाए कि गुप्त काल में कौन सी खेती, गन्ने की खेती किस काल में प्रचुर मात्रा में होती थी, तो वो आपका गुप्त काल है। हालांकि मौर्य काल में भी गन्ने की खेती देखने को मिली है। अमरिंदर जी, गुड इवनिंग। तो मौर्य काल में भी गन्ने की खेती देखने को मिली है, लेकिन यहाँ जो है गन्ने की खेती प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। मौर्य काल में इसकी आलोचना भी की गई थी, लेकिन यहाँ इसकी आलोचना नहीं की जा रही है। खेती के में जो सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के साधनों में आप सुदर्शन झील की बात देख ही चुके हैं। सुदर्शन झील की बात देख ही चुके हैं। स्कंदगुप्त के समय इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो इस झील से नहरें निकाली गई थी, यानी सिंचाई के लिए यह झील महत्वपूर्ण थी। यानी शासक भी सिंचाई पर ध्यान देता था, क्योंकि स्कंदगुप्त ने यह कार्य किया था। स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। यहाँ झील का पुनर्निर्माण करवाने वाला कौन है? झील का पुनर्निर्माण करवाने वाला वहाँ का जो गवर्नर है पर्णदत्त, उसका जो पुत्र है चक्रपालित, उसने करवाया था। ठीक,
गिरिनार का यह पुरपति था। पुरपति यानी नगर का जो प्रमुख था, चक्रपालित, इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। वैसे ही नारद कहते हैं, नारद स्मृति में उल्लेख मिलता है कि जल पानी को ले जाने वाली जो नालियां हैं, नालियां, इनको क्या कहा गया है? खेय बोला गया है। पानी जिन नालियों से जाता था उन्हें खेय बोला गया है। और इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते थे। तो नारद ने नालियों का उल्लेख किस नाम से किया है? नारद ने नालियों का उल्लेख खेय नाम से किया है। ठीक, खेय क्या है? खेय है जो पानी को प्रवाहित करने, जिन नालियों से पानी प्रवाहित होता था उन नालियों को खेय बोला जा रहा है। ये जल को रोकने के लिए जो बांध बनाए जाते थे, तो इन्हें बांधों का भी ये उल्लेख करते हैं, बंध कहते हैं, बंध। ठीक, तो सिंचाई के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के जो पौधों में रोग लगते हैं, इन रोगों का भी, पौधे में जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, इन रोगों का भी उल्लेख गुप्त काल में हुआ है। और इसका मुख्य रूप से उल्लेख जिन्होंने किया है वो आपके कौन है? बराहमिहिर हैं। बराहमिहिर, पौधों में लगे रोगों का उल्लेख बराहमिहिर ने किया है। और वो कहते हैं कि जब पौधों में कोई रोग लगता था तो उसे काट दिया जाता था, और काटने के पश्चात वहाँ घी लगाया जाता था और ऊपर से दूध और जल छिड़का जाता था। घी, मिट्टी, उस पे उसका लेप कर दिया जाता था, घी और मिट्टी का, और ऊपर से जल या दूध का छिड़काव किया जाता था, तो जिससे कि पौधे का जो रोगी भाग है वह स्वस्थ हो जाता था। तो इन सब के भी उल्लेख यहाँ मिले हैं। भूमि के माप संबंधी कुछ खेतों का जो सीमांकन है, भूमि की माप और खेतों का सीमांकन कैसे किया जाए, एक खेत दूसरे खेत की पहचान कैसे हो सके, तो इन सीमांकन का भी उल्लेख विभिन्न शास्त्रकारों ने किया है, जिसमें नारद भी हैं। विभिन्न प्रकार के नियम इन्होंने बताए हैं। भूमि के जो माप हैं, माप कई प्रकार के प्रचलित हैं। शुरू से ही आपके मौर्य काल से ही हाथ जो माप है यह चलता था। यह कितने का होता था? 24 अंगुल के बराबर माना जाता था। हाथ 24 अंगुल के बराबर माना जाता था, और एक अंगुल 3/4 इंच मानी जाती है। ठीक, धनु और दंड, धनु या दंड, ये भी इकाइयाँ थीं। ये 107 अंगुल की होती थी। धनु और दंड 107 अंगुल की होती थी। पूर्वी भारत में कुछ भूमि माप की अलग इकाइयाँ प्रचलित थीं, जिनका उल्लेख अभिलेखों में हुआ है, कुमारगुप्त के अभिलेखों में हुआ है। वो अठवाप हैं। अठवाप, कुल्यवाप, द्रोणवाप, पाटक, ये जो इकाइयाँ हैं इनका उल्लेख पूर्वी भारत, इनका प्रयोग पूर्वी भारत में होता होगा, क्योंकि वहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इनका उल्लेख हुआ है। तो अठवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, पाटक, इनके बीच जो संबंध है, अठवाप लगभग 1.5 बीघे के बराबर होता था। अठवाप को माना जाता है कि यह इकाई लगभग 1.5 बीघे के बराबर थी। 4 अठवाप में 1 द्रोणमाप होता था। 4 अठवाप बराबर 1 द्रोणमाप। ठीक, 8 द्रोणवाप बराबर 1 कुल्यवाप, और 5 कुल्यवाप बराबर 1 पाटक होता था। ठीक, 5 कुल्यवाप बराबर 1 पाटक होता था। तो ऐसे एक पाटक में कितने अठवाप हुए? एक पाटक में 40 द्रोणवाप हुए और आपके 160 अठवाप हुए। तो ये इकाइयाँ ध्यान रखिएगा, भूमि माप की इकाइयाँ हैं। सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि अठवाप या द्रोणमाप क्या है, तो अठवाप या द्रोणमाप भूमि माप की इकाई है। ठीक, ये इन इकाइयों का उल्लेख
आपका पूर्वी भारत से जो अभिलेख मिले हैं वो कुमारगुप्त के हों या बुद्धगुप्त के हों, तो उन अभिलेखों में इनका उल्लेख हुआ है। अब जो कृषि की बात हम लोग हटा दें और फसलों की बात करें, तो विभिन्न कुछ उल्लेख कालिदास ने किया है जिनको ध्यान रखिएगा। कालिदास ने बताया है कि पूर्वी भारत में ताड़ के वृक्ष बहुत मिलते थे। पूर्वी भारत में ताड़ के वृक्ष मिलते हैं, ठीक। और उड़ीसा तट पर क्या मिलता है? उड़ीसा तट पर मिलता है आपका जो ये खजूर नहीं, ये जो आपका ये नारियल के वृक्ष मिलते हैं। कहाँ वो कहते हैं नारियल के वृक्ष? उड़ीसा तट पर। और पूर्वी तट पे कहते हैं कि किसके वृक्ष मिलते हैं? ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। वैसे ही कालिदास ही बताते हैं कि आपका जो ये कावेरी नदी है और नागपर्णी नदी है, इन नदियों का नाम ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी और नागपर्णी नदी, इन दोनों नदियों के क्षेत्र में क्या मिलता है? चंदन की लकड़ी इन दोनों नदियों के क्षेत्र से मिलती है। तो वो कहते हैं कि पूर्वी भारत में ताड़ के वृक्ष बहुत हैं और उड़ीसा तट पर नारियल के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। कावेरी और नागपर्णी नदी तट पे चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। इसी प्रकार कालिदास कहते हैं कि यह जो आपका मलय पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, मलय या नीलगिरी पर्वत, तो इस पर्वत के क्षेत्र में क्या मिलता है? यहाँ पर आपकी इलायची, काली मिर्च पाई जाती है, ठीक। और इसी क्षेत्र को कासमस भी कहता है कि यह जो काली मिर्च है इस क्षेत्र में बहुत पाई जाती है, तो इसे काली मिर्च का देश कहता है। काली मिर्च का देश कहता है। कौन कहता है? कासमस कहता है। कासमस जो 6वीं शताब्दी में एक यात्री है वह आया था और क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक उसने एक ग्रंथ लिखा है, एक पुस्तक लिखी है। उसी में वह भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों का उल्लेख करता है और उसी में बताता है कि यह मलयगिरी या नीलगिरी क्षेत्र में जो काली मिर्च पाई जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को काली मिर्च का देश कहता है, ठीक। यहाँ तक ठीक है? अजय भारद्वाज जी, गुड इवनिंग। तो काली मिर्च के ये देश बोला जाता है। अब हम लोग शिल्प की बात करें, शिल्प और उद्योग की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योगों का उल्लेख मिलता है। जैसे शिल्प उद्योग में जो महत्वपूर्ण है, वस्त्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, आपके धातु उद्योग है, कुंभकारी है। तो ये प्रमुख उद्योग है उस समय के। वस्त्र उद्योग, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। कालिदास ने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया है। कालिदास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करते हैं। कौशे, छौम तो पहले से ही आप देखते चले आ रहे हैं। कौशे, छौम, अंकुश, अंशुक, चिनांशुक, इन वस्त्रों का उल्लेख करते हैं। ये चिनांशुक जो वस्त्र है, यह वस्त्र आपका कहाँ से मिला है? यह चिनांशुक जो वस्त्र है यह चीन का रेशम है, चीन का रेशमी वस्त्र, ठीक। इसी प्रकार कालिदास एक और वस्त्र का उल्लेख करते हैं, पत्रोण। तो अगर कभी पूछा जाए पत्रोण क्या है, तो आप कहेंगे कि वस्त्र का एक प्रकार है। अंशुक क्या है? वस्त्र का एक प्रकार है। चिनांशुक क्या है? वस्त्र का एक प्रकार है।
और इन वस्त्र के प्रकारों का उल्लेख किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र बनाने के, रेशमी वस्त्र निर्माण का विस्तृत विवरण, निर्माण का विवरण अमरकोश में मिलता है। विवरण अमरकोश में मिलता है। अमरकोश में इसका पूरा विवरण दिया गया है। और यह रेशमी वस्त्र जो है, उस समय रेशमी वस्त्र बहुत प्रचलित था, विशेषकर संभ्रांत वर्ग के। ये कहा जाता है कि जो महीन वस्त्र थे वह संभ्रांत वर्ग उसका प्रयोग करता था, और जो मोटे वस्त्र बनाए जाते थे वो आम जन के लिए बनाए जाते थे। तो रेशमी वस्त्र का उल्लेख अमरकोश में भी हुआ है, और रेशमी वस्त्र का प्रचार एक तरह से होता था। इसे आज जिस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि किसी कंपनी या किसी संस्थान ने किसी पुलिस चौकी का बोर्ड बनवा दिया तो उस पर अपना नाम लिखवा दिया, फिर पुलिस चौकी का नाम लिखवाया। तो इस तरह के प्रचार कार्य भी उस समय होते थे, और इसके जो स्रोत थे वो आपके अभिलेख हैं, गुप्त कालीन जो अभिलेख हैं। इसीलिए गुप्त अभिलेखों को प्रचारक अभिलेख भी बोला जाता है। तो मंदसौर जो अभिलेख है कुमारगुप्त का, आपने देखा था कि उसमें तंतुवाई श्रेणी, रेशमी बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि कोई भी नारी या कोई भी कन्या कितना भी रूप श्रृंगार कर ले, लेकिन जब तक वह रेशमी वस्त्र नहीं पहनती है तब तक अपने प्रेमी को रिझा नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से वो इन उत्पादों का प्रचार भी उनमें होता था। ठीक, तो ये आपके वस्त्र उद्योग का निर्यात भी होता था, उसको व्यापार में हम लोग आए तो देखें अमरकोश में चमड़ा की विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख हुआ है कि चमड़े के जूते बनाए जाते थे, जो तेल भरने के, तेल रखने के लिए भी चमड़े के पात्र बनाए जाते थे। तो चमड़े की विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। धातु उद्योग में आपके लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, इन सब का उल्लेख, इनकी खानों का भी उल्लेख हुआ है और इनसे की जाने वाली कारीगरियों का भी उल्लेख हुआ है। लेकिन किसी भी स्रोत से चांदी की खान का उल्लेख नहीं होता है। किसी भी स्रोत में चांदी की खान का उल्लेख नहीं होता है। यानी भारत में चांदी की खानें नहीं थीं या चांदी खान से नहीं निकाली जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह जो चांदी आती थी यह मुख्य रूप से श्रीलंका और अफगानिस्तान से आती थी। ठीक, श्रीलंका और अफगानिस्तान से आती होगी। तो विभिन्न धातुओं का, और इन धातुओं के लिए जो प्रमुख क्षेत्र था वो था आपका दक्षिणी बिहार, लोहा आदि के लिए, और लोहा अभ्रक आदि के लिए। और सोना जो पाया जाता था वो मैसूर में पाया जाता था। कुंभकारी, इस काल का जो विशिष्ट बर्तन है वह है लाल मृदभांड। लाल मृदभांड यानी लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। इन पर रूम सागरीय यानी भूमध्य सागरीय बर्तनों का प्रभाव देखा जाता है। तो गुप्त बर्तनों पर रूम सागरीय प्रभाव देखा जाता है। अगर कभी पूछा जाए कि गुप्तकालीन मृदभांडों पर किसका प्रभाव देखा जाता है तो हम कहेंगे कि रूम सागरीय बर्तनों का प्रभाव इन पर देखा जाता है। अहिछत्र यानी बरेली से एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन मिला है जो सुराही है और नुकदार है उसमें, और उसमें जो हत्था लगाया गया है वह रस्सी के प्रकार का हत्था है। तो उस पर भी रूम सागरीय बर्तन का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। मिट्टी के चीज़ों से अनेक प्रकार के अन्य चीज़ें भी बनाई जाती थी, जैसे खिलौना बनाया जाता था या मनका बनाया जाता था। जो सामान्य जन था, जो निर्धन जन था, वो मिट्टी के मनके का आभूषण के रूप में प्रयोग करता था। तो अहिछत्र से मिट्टी के मनके भी मिले हैं। इसी प्रकार आपका एक उद्योग है लकड़ी उद्योग। लकड़ी उद्योग जो है, यहाँ लकड़ी से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थीं। बांसों का भी प्रयोग होता था कुर्सी आदि बनाने में, बेंत की कुर्सियाँ आदि भी बनती थीं। लकड़ी से नावें भी बनाई जाती हैं, और इनका उल्लेख कालिदास ने किया है कि
लकड़ी से नावें भी बनती हैं। लकड़ी से नावों का उल्लेख कालिदास ने अपने कुमार संभव में किया है। तो ये कुछ उद्योग हैं जो गुप्त काल में उन्नति अवस्था में थे। आपके वस्त्र उद्योग, वस्त्रों में इन वस्त्रों के नाम ध्यान रखिएगा। चमड़ा उद्योग का उल्लेख अमरकोश में भी हुआ है। और इसी के साथ एक उद्योग और है जो जिसे आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, नमक। नमक जो है उस समय दोनों चीज़ों से बनाई जाती थी। अमरकोश में दोनों प्रकार के नमक का उल्लेख है, यानी समुद्री नमक का भी और चट्टानी नमक का भी। तो अमरकोश में दो प्रकार के नमक का उल्लेख है, एक समुद्री नमक और दूसरी चट्टानी नमक। ठीक, तो नमक का भी प्रयोग लोग करते थे और ये भी बनाई जाती थी, समुद्रों से भी निकाली जाती थी और विभिन्न चट्टानी क्षेत्रों से भी। लोकेश जी गुड इवनिंग। तो यहाँ तक ठीक है। अब व्यापार की बात की जाए तो गुप्तकालीन जो व्यापार है, यह व्यापार आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार दोनों है। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यापार में आप देख रहे हैं, आप देखें तो आंतरिक व्यापार में जो सामान्य आवश्यकता की चीज़ें थी जो देश में उत्पादित होती थी, वो एक क्षेत्र किसी विशेष चीज़ के लिए जाना जा रहा है, वहाँ उत्पादित हो रही है, वो चीज़ दूसरे क्षेत्र में जाती थी बड़े व्यापारियों द्वारा या दूर दूर तक जाती थी और छोटे व्यापारी स्थानीय रूप से इनका वितरण करते थे। तो ये व्यापार स्थल मार्ग से भी हो रहा है और जल मार्ग से भी। कुछ क्षेत्रों में जल मार्ग से यात्राएं भी होती थी, जैसे असम और बंगाल। कालिदास कहते हैं कि बंगाल के नागरिक जो है बड़े ही कुशल नाविक होते थे। तो मार्ग आपके दोनों हैं। और कहाँ के कुशल नाविक हैं? कालिदास के अनुसार बंगाल के जो नागरिक हैं वो कुशल नाविक हैं। तो अच्छा, जिन शिल्पों की बात हो रही थी उन शिल्पों में आपने देखा कि जो आभूषण जो बनाए जाते थे, तो विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, स्त्री महिला दोनों धारण करते थे। तो सुनार को हर तरह की कला ज्ञात होनी चाहिए कि किस धातु का कितना मिलावट करना है। मड़ियों को पहचानने की कला उसे मालूम होना चाहिए। और बादशाहन ने इस कला को, उन्होंने जो 64 कलाओं का विवरण दिया है उसमें से इस कला को भी एक कला उन्होंने माना है। ठीक, वैसे ही आप एक बात और ध्यान रखिएगा वस्त्र उद्योग में कि वस्त्रों पर इस समय हंसों के चित्र बनते थे। अमरकोश में भी इसका उल्लेख है। हंसों के चित्र बनाए जाते थे, जो रेशमी वस्त्र आदि बनते थे तो उसमें हंसों के चित्र बनाए जाते थे। ठीक, हालांकि इसकी बात कला में भी होगी। तो आंतरिक व्यापार विभिन्न क्षेत्रों में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उनका दूसरे क्षेत्रों में जहां वो उत्पादित नहीं होती थी वहां हो रहा है। आप देखें तो जो जैसे कि विभिन्न प्रकार की धातुएं जिसमें आपका लोहा, तांबा, अबरक, ये कहाँ होता था? ये होता था दक्षिणी बिहार। वैसे ही आपका मैसूर से सोना कहाँ से आता था? सोना मैसूर से आता था। तो यहाँ से इसका व्यापार होता होगा। वैसे ही जो केसर है, समर की पूंछ है, ये कस्तूरी, ये सब कहाँ से आते थे? ये सब आते थे हिमालय क्षेत्र से। वैसे ही दक्षिण से क्या आ रहा है? दक्षिण से आपका मूंगा आ रहा है, काली मिर्च आ रही है यानी मसाले आ रहे हैं, इलायची आ रही है। ये सब किधर से आ रहे हैं? चंदन आ रहा है। ये किधर से आते थे? ये दक्षिण से आते थे, तो दक्षिण भारत से आते थे। वैसे ही आपके पश्चिमी भारत से घोड़ा जो है पश्चिमी भारत से आता था, पश्चिमी भारत से। हालांकि ये घोड़ा यहाँ से जो
अच्छे घोड़े माने जाते थे वो अरब के घोड़े माने जाते थे, तो वो संभवतः उधर से यहाँ आता होगा, यहाँ से इनका व्यापार इधर की तरफ होता होगा। तो इस तरह से विभिन्न जो उत्पाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विख्यात हैं उनका व्यापार अन्य क्षेत्रों में होता होगा। बाह्य व्यापार की जहाँ तक बात है, तो बाह्य व्यापार में हम लोग देखें तो गुप्त काल में जो बाह्य व्यापार है वह विभिन्न क्षेत्रों के साथ है। बाह्य व्यापार चीन, रोम, श्रीलंका, कंबोडिया, इथोपिया, अरब ईरान, तो इन जगहों से व्यापार होता था। चीन को जो वस्तुएं भेजी जाती थी, चीन से रेशम आ रहा है, चीन को जो वस्तुएं भेजी जाती थी, अन्य जो सूती वस्त्र आदि हैं वो चीन भेजे जाते थे, विभिन्न प्रकार के जो मूंगा आदि हैं वो चीन भेजे जा रहे हैं। तो चीन से जो भारत का व्यापार है यह संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता होगा, वस्तुओं के लेन देन से ये व्यापार होता होगा, क्योंकि न तो चीन में भारतीय सिक्के मिले हैं न ही भारत में चीन के सिक्के मिले हैं। तो चीन से जो व्यापार होता था यह मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। इस समय चीन से जो व्यापार होता था यह वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि न तो चीन से भारतीय सिक्के मिले हैं न ही भारत से चीनी सिक्के मिले हैं। रोम से व्यापार आप देख रहे हैं कि कुषाण काल से ही बहुत हो रहा है। जो सिल्क रूट है उस रूट से रोम से व्यापार में भारत हिस्सा लेता था, लेकिन अब सिल्क रूट पे तो अधिकार है नहीं भारत का। तो अब जो व्यापार है, अच्छा इसी समय आपने देखा कि हूणों ने रोम का विध्वंस कर दिया था, तो रोम बाद में रोम विभाजित भी हो गया। तो 364 ईस्वी के आसपास आकर रोम विभाजित हो गया। तो जब किसी भी देश में अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो वहाँ से व्यापार कम हो जाएगा। तो वैसे ही व्यापार कम हो जाता है। 476 ईस्वी तक रोम में राजनीतिक अव्यवस्था मौजूद रही, तो ये माना जाता है कि प्रारंभ में तो ये व्यापार रहा रोम से, लेकिन बाद में गुप्तों के चंद्रगुप्त के बाद से रोम से व्यापार कम हो गया। ठीक, रोम को जो चीज़ें भेजी जाती थीं, यहाँ से मसाले भेजे जाते थे, विभिन्न प्रकार के पत्थर भेजे जाते थे, और आपके मलमल की साड़ियाँ वगैरह जो पहले से ही रोम भेजी जा रहे हैं, इस समय भी जाती होंगी। काली मिर्च जाती थी मसालों में सर्वाधिक। श्रीलंका से जो व्यापार होता था इसका उल्लेख फाहियान भी करते हैं और इसका उल्लेख कासमस ने भी किया है। कासमस कहता है कि श्रीलंका और भारत और चीन के व्यापार में श्रीलंका मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। श्रीलंका भारत और चीन के व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, यह मीडिएटर की भूमिका निभाता था। फाहियान स्वयं एक व्यापारी जहाज से भारत से श्रीलंका गया था। कासमस पश्चिमी तट का दौरा किया था। तो कासमस कहता है कि श्रीलंका भारत और चीन के व्यापार में क्या कर रहा है? मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। श्रीलंका से सर्वाधिक जो आते थे वो मोती आते थे भारत। मोती हमारे कोर्स में कहा गया है कि ये जो मोती है श्रीलंका के बहुत चमकीले होते थे। तो श्रीलंका से सर्वाधिक जो चीज़ें आती थी मोती और इसी प्रकार के पत्थर आते थे, यानी रत्न आते थे। एक व्यापार आपका ये जो इथोपिया है यानी अबिसिनिया, इसी को आप अबिसिनिया वर्तमान में कहेंगे, तो अबिसिनिया से व्यापार का भी उल्लेख मिलता है। और ये भी उल्लेख कौन किया है? इसका भी उल्लेख आपका कासमस ही करता है। अबिसिनिया से व्यापार का उल्लेख भी कासमस ही करता है। कहता है कि यहाँ से ढेर सारी चीज़ें भारत आती थीं, जिसमें आपके तेजपात नामक मसाला था, पन्ना था, पन्ना तेजपात नामक मसाला, और आपके विभिन्न प्रकार के अन्य जो हाथी के दांत, ये महत्वपूर्ण था यहाँ से। तो यहाँ से जो चीज़ आती थी इथोपिया से क्या था? आपका तेजपात, पन्ना नामक रत्न, हाथी दांत। ठीक, भारत में हाथी दांत के लिए जो जगह महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वो आपके हैं अंग, असम,
कलिंग, इनका भी ध्यान रखिएगा। भारत में हाथी दांत के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ से इथोपिया से भी हाथी दांत आ रहा है, पन्ना भी आ रहा है, तेजपात नामक मसाला भी आ रहा है। अरब और ईरान देशों से सर्वाधिक जो चीज़ आती थी वो आते थे क्या? घोड़े। यहाँ के घोड़े बहुत ही प्रमुख, बहुत ही अच्छी नस्ल के थे, तो इसलिए इन घोड़ों की मांग सदैव भारत में बनी रहती है। अभी तक नहीं बनी रहेगी, बल्कि आप जो मध्य एशियाई घोड़े हैं, अरब के घोड़े हैं, इनकी मांग आपके मध्यकाल में भी बनी रहेगी। तो यहाँ से घोड़े आ रहे हैं। ठीक, तो ये व्यापार है गुप्तकालीन। गुप्तकालीन जो व्यापार है या नदी मार्ग मतलब समुद्र मार्ग से भी हो रहा है और आपका स्थल मार्ग से भी हो रहा है। समुद्र मार्ग से होगा तो बंदरगाहों की बात आएगी। तो बंदरगाह कौन कौन से हैं? बंदरगाह आपके जो हैं पूर्वी भारत के पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो ताम्रलिप्ति सबसे प्रमुख बंदरगाह था इस समय का। सप्तग्राम अभी महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में चलकर पूर्व मध्यकाल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह हो जाएगा। ऐसे ही आपका सिकाकोस, पुरी, कलिंग, शिकाकोस, पुलर, ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ये जो बंदरगाह हैं आपके, ये सभी पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। ताम्रलिप्ति सबसे महत्वपूर्ण, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यही है। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यही है, क्योंकि गुप्त काल में क्या हुआ कि जब रोम से व्यापार कम हो गया तो गुप्त काल का जो व्यापार है वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ शिफ्ट कर गया। तो जब दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की तरफ शिफ्ट करेगा तो यह बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया और इसी का स्थान पूर्व मध्यकाल में आकर सप्तग्राम ने ले लिया। यह पूरी जो है, पुलर जो है, ये भी आपके कलिंग तट पे है। ठीक, पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों में आप पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच शुरू से ही एक प्रमुख बंदरगाह रहा है, लेकिन रोम से व्यापार कम हो जाने के कारण भड़ौच की स्थिति में गिरावट आई। ठीक, यहाँ के जो अन्य सिंध के भी बंदरगाह हैं वेरी कम। आपने मौर्य काल में ही देखा था, तो सिंधु तट पर भी ये बंदरगाह थे। यहाँ कासमस जिन बंदरगाहों का उल्लेख करता है, दक्षिण भारत के जो आपके कोरोमंडल तट के जो बंदरगाह हैं उसमें परती, मंगलोर आपका नलोत्पन, पंडोत्पन, शालोत्पन, तो इन बंदरगाहों का वो उल्लेख करता है। कौन करता है? यह कासमस करता है। ठीक, तो इन बंदरगाहों को ध्यान रखिएगा, ये बंदरगाह महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं बार बार। ठीक, यहीं पे आपका इसी पे एक बंदरगाह जो पहले से ही चला रहा है, चौल, वो भी है साथ में पश्चिमी तट का। तो पश्चिमी तट के ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं और पूर्वी तट के ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। तो हम लोगों का व्यापार एक तरह से हो गया। अब हम लोग कहाँ हैं? अब जब व्यापार व्यवसाय आर्थिक स्थिति की जब बात होगी तो उसमें एक बात सिक्के की होगी, मुद्रा की होगी, क्योंकि बिना सिक्का या मुद्रा के व्यापार जो है वह व्यापार कैसा है, व्यापार उन्नति अवस्था में है, व्यापार में तेजी है, इन सब का आकलन एक प्रकार से मुद्रा से हो जाता है। जब से मुद्रा का चलन हुआ तो मुद्रा के चलन ने व्यापारिक गतिविधि का भी विस्तार किया। तो व्यापारिक गतिविधि कितनी विस्तारित है, इन सब का पता हम लोगों को मुद्रा से चलता है। कैसे चलेगा? क्योंकि बिना मुद्रा के आप दूर तक व्यापार नहीं कर पाएंगे। दूर तक व्यापार करने अगर मुद्रा नहीं है तो आपको वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करना होगा, और वस्तु विनिमय प्रणाली में आप उतने
कि कोई वस्तु देंगे तभी तो लाएंगे, तो वहाँ से परिवहन आदि की समस्याएं होंगी, यहाँ से ले जाना फिर वहाँ से लाना। तो मुद्रा ने इस कार्य को बहुत ही आसान बना दिया। जो गुप्तकालीन मुद्रा है, गुप्त काल में जो मुद्रा हैं वो मुख्य रूप से सोना के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं और आपके तांबा के सिक्के हैं। और आपका एक सिक्का और दरब भी मिलता है। ये तांबा और चांदी मिक्स था। यह सिक्का जो है तांबा और चांदी मिक्स सिक्का था। तांबा और चांदी मिक्स धातु से ये बनाया जाता था। तो सोना जो है, सोने के अनेक सिक्के मिले हैं और चंद्रगुप्त प्रथम से ये सोने के सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं। और इन सोने के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जा रहा है? दिनार कहा जा रहा है। इन सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार बोला जा रहा है। इन चांदी के सिक्कों को क्या बोला जा रहा है? रुपये या रूपक, रूपक या रुपयक या रुपये ये बोला जा रहा है। तांबे के सिक्के को क्या बोला जा रहा है? इसको मासक बोला जा रहा है। ठीक, सोने के सिक्के को दिनार बोला जा रहा है, चांदी के सिक्के को क्या बोला जा रहा है? रूपक, रुपये या रुपये ये बोला जा रहा है, और तांबे के सिक्के को मासक बोला जा रहा है। इन सिक्कों में सोने के सिक्के सबसे पहले मिलते हैं। गुप्त काल में अगर कहा जाए तो कौन से सिक्के सबसे पहले मिले, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम का जो सिक्का, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले के लोगों का सिक्का तो मिलता नहीं है, तो इन्हीं का सिक्का आपको मिला। और वह सोने का सिक्का है, जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का या विवाह प्रकार का सिक्का बोला जाता है। वो कुल लगभग 25 सिक्के मिले हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से, राजस्थान से लेकर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र से मिले हैं। तो वो जो सिक्के हैं आपके सोने के चंद्रगुप्त प्रथम के, उसके बाद समुद्रगुप्त के अनेक सिक्के मिलते हैं, फिर चंद्रगुप्त सोने के अनेक सिक्के मिलते हैं, इसके बाद आपके अन्य शासकों के भी अनेक सिक्के मिलते हैं। सर्वाधिक जो सोने के सिक्के मिलते हैं और सर्वाधिक प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं गुप्त काल में, वो कुमार गुप्त हैं। और कलात्मक दृष्टिकोण से भी सर्वाधिक सुंदर सिक्के जो माने जाते हैं वो कुमार गुप्त के ही माने जाते हैं। तो सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किसके हैं? तो कुमार गुप्त के हैं। सर्वाधिक सुंदर सिक्के किसके हैं? तो कुमार गुप्त के हैं। चांदी का सिक्का जारी करने वाला सबसे पहला शासक जो माना जाता है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यह चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्तकालीन शासक है। चांदी के सिक्के गुप्त काल में सिर्फ 4 लोगों को मिले हैं। वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंद गुप्त और बुधगुप्त, इन 4 लोगों के सिक्के आपके चांदी के मिले हैं। तांबे के सिक्के गुप्त काल में हालांकि कम है, संख्या में कम है, लेकिन इन तांबों के सिक्कों का प्रचलन अगर संख्या में कम है तो यह किस बात को इंगित करता है? इस बात को इंगित करता है कि जो सामान्य छोटे लेन देन जो थे वो संभवतः मुद्रा में नहीं होते थे, क्योंकि उनका प्रचलन अधिक होगा। जैसे आप सब्जी लेने जाएं, अब सब्जी लेने जाएं और उसके बाद 2000 वाली नोट उसको दें सब्जी वाले को, तो क्या कहेगा? तो जो सोने के सिक्के हैं ये बड़े लेन देन में प्रयुक्त होंगे, ये तांबे के सिक्के ही छोटे लेन देन में प्रयुक्त होंगे। ये कम मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि जो सामान्य लेन देन होती थी उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली होगी, या गांव जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे होंगे, तो वहीं से उनकी आवश्यकता की चीज़ें अदला बदली करके पूरी हो जाती होंगी। तो ये एक संभावना यहाँ दिखती है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाणों के हैं, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके हैं? तो गुप्तों के हैं।
सर्वाधिक सोने का सिक्का अगर किसी राजवंश ने जारी किया तो वो गुप्त हैं, लेकिन ये इनके सिक्के कुषाणों जैसे शुद्ध नहीं हैं। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसके हैं? कुषाणों के हैं। और सर्वाधिक संख्या में सिक्के किसके हैं? तो आपके वो गुप्तों के हैं। गुप्तों के सिक्के पहले जो स्वर्ण सिक्के हैं ये कुषाण सिक्कों के मानक पे ही चल रहे थे, 111-12 ग्रेन के सिक्के थे, लेकिन बाद में उनका भार बढ़ता गया। कुमार गुप्त के बाद विशेषकर स्कंद गुप्त जो सिक्के हैं वो 144 ग्रेन तक के सिक्के हैं। तो भार बढ़ा लेकिन शुद्धता घटती गई। बुद्ध गुप्त तक आते आते सोने के सिक्कों में सिर्फ 40 से 42% शुद्ध सोना होता था, अन्य मिलावट होती थी। तो ये चीज़ गुप्त काल में देखने को मिलती है। तो अगर मिलावट प्रारंभ हो गई सिक्के में तो निश्चित रूप से व्यापारिक गतिविधियों में वो बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि मिलावटी सिक्का कोई भी व्यक्ति लेगा नहीं, देना जरूर चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा, या उसका जो मूल्य मापा जाएगा वो कम करके आंका जाएगा। जितने उसमें धातु होगी उसी का मूल्य लगाया जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने इन सिक्कों को देखा। अब यहाँ ये जो 1 दिनार है, 1 दिनार बराबर 16 रूपक होता था। 1 दिनार बराबर 16 रूपक होता था। यह बात भी ध्यान रखिएगा, 1 दिनार बराबर 16 रूपक। यह बात कहाँ से पता लगी? तो यह बात जिस अभिलेख से पता लगी वह है बैग्राम अभिलेख। किसका है? बैग्राम अभिलेख कुमार गुप्त का। उस अभिलेख में ये बात बताई गई है, इस अनुपात को बताया गया है कि 1 दिनार में 16 रूपक होता था। तो इस अभिलेख को भी साथ में ध्यान रखें। यहाँ तो कोई दिक्कत? और क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो अब आया जाए सोने के सिक्के। किसके? समुद्रगुप्त के। सोने का सिक्का, तो सोने के सिक्के में आप पहला नाम जो आएगा वो किसका आएगा? पहला नाम जो आएगा हम लोगों के सामने वह आएगा चंद्रगुप्त प्रथम का। इनके सिक्का कौन सा है? चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, इसी को कहा जाता है विवाह प्रकार का सिक्का, या इसी को कहा जाता है राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार के सिक्के जो मिलते हैं वो कई शासकों के मिलते हैं। आपके इनके मिलेंगे, कुमार गुप्त के मिलेंगे, स्कंद गुप्त के मिलेंगे। तो 3 लोगों के राजा रानी प्रकार के सिक्के, जिसमें जिस सिक्के पे राजा रानी दोनों बने हुए हैं, दोनों की आकृति बनी हुई है, वो सिक्के हैं। इस सिक्के की खासियत क्या है? लगभग 25 सिक्के ये मिले हैं चंद्रगुप्त वाले, और इस सिक्के के एक भाग पर राजा रानी की आकृति बनी हुई है, रानी राजा को कुछ देती हुई दिखाई गई है, और पृष्ठभाग पे जो चित्र बना है शिवानी देवी का चित्र है, और उसमें नीचे आपका लिच्छव्यय अंकित है। लिच्छव्यय यह अंकित है। रानी का जो नाम दिया गया है उसमें संबोधन श्री लगाया गया है, श्री कुमार देवी। चंद्रगुप्त का जो नाम दिया गया है वह सिर्फ चंद्रगुप्त दिया गया है, यहाँ श्री जैसा कोई संबोधन नहीं है। ठीक। समुद्रगुप्त के अनेक सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसमें आपके उनके गरुड़ प्रकार का सिक्का है, या फिर उनका अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है, छत्रधारी प्रकार का सिक्का है, वैसे उनका बीणा वादन है, व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का है। तो समुद्रगुप्त के अनेक स्वर्ण सिक्के मिले हैं। उनके सिक्कों को देखा जाए, समुद्र गुप्त के स्वर्ण सिक्के
तो इसमें आपके जो सिक्के हैं, गरुड़ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, वीणावादन प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार, व्याघ्रहंता प्रकार। तो ये जो सिक्के हैं आपका जो ध्वजधारी है या गरुड़ प्रकार का सिक्का है, तो इस सिक्के पर गरुड़ की आकृति बनी हुई है। और गरुड़ किसके दुश्मन होते हैं? गरुड़ नाग के दुश्मन होते हैं। यानी यह सिक्का जो बता रहा है यह नागों पर, नागवंशी शासकों पर अधिकार को इंगित कर रहा है। नागवंशी शासकों पर अधिकार को इंगित करता हुआ यह सिक्का समुद्रगुप्त का है। उसी प्रकार से अधिकार की अगर बात करें तो यह सिक्का गंगा घाटी में अधिकार को व्यक्त कर रहा है। गंगा घाटी में अधिकार को व्यक्त कर रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि नागों पर अधिकार को कौन सा सिक्का व्यक्त करता है, तो आपका गरुड़ प्रकार का सिक्का व्यक्त करता है या ध्वजधारी प्रकार का सिक्का व्यक्त करता है। तो यह आपका किस पे? नागों पर अधिकार को व्यक्त कर रहा है। यह जो सिक्का है व्याघ्रहंता प्रकार, यह किस पे अधिकार को व्यक्त कर रहा है? यह गंगा घाटी पर अधिकार को व्यक्त कर रहा है। गंगा घाटी पर अधिकार को व्यक्त कर रहा है। अश्वमेघ प्रकार का एक ऐसा सिक्का है समुद्रगुप्त का जिस पर समुद्रगुप्त की आकृति नहीं है। समुद्रगुप्त की आकृति इस पर नहीं है। इस पर आकृति किसकी है? इस पर आकृति इसकी जो राजमहिषी हैं दत्त देवी, उनकी आकृति है। तो इस पर दत्त देवी की आकृति है। समुद्रगुप्त का यही एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त की आकृति नहीं है, बल्कि इस सिक्के पर जिसकी आकृति है वो आपकी उनकी राजमहिषी दत्त देवी का है। इस पर जो लेख लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त की जो उपाधि इसमें बताई जा रही है अश्वमेघ पराक्रम। और यह जो परशु प्रकार का सिक्का है इसमें कीर्तांत परशु उसकी उपाधि बताई जा रही है। कीर्तांत परशु उसकी उपाधि बताई जा रही है। यहाँ उपाधि क्या बताई जा रही है? अश्वमेघ पराक्रम। तो यह अश्वमेघ पराक्रम पराक्रम इसका, तो ये तो आप पकड़ लेंगे अश्वमेघ से। अश्वमेघ पराक्रम किस पे है? कीर्तांत परशु को भी आप बड़े आसानी से यहाँ से पकड़ लेंगे कि वह इस पर जो, इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, इस पर जो उसकी उपाधि है इस पर अप्रतिरथ, अप्रतिरथ की उपाधि है। ठीक, इसी पर धनुर्धारी प्रकार पर ही अप्रतिरथ की उसकी उपाधि है समुद्रगुप्त की। तो इन तीन उपाधियों को ध्यान रखिएगा जो सिक्कों पर इसके मिली हुई हैं। यहाँ पर अश्वमेघ पराक्रमा की उपाधि है, यहाँ पर पराक्रमा की उपाधि है, यहाँ पर अप्रतिरथ की उपाधि है, यहाँ कीर्तांत परशु की उपाधि है। इस एक ही ये सिक्का है अश्वमेघ प्रकार का जिस पर समुद्रगुप्त की आकृति नहीं है, वरना सभी सिक्कों पर समुद्रगुप्त की आकृति है। वीणा वादन प्रकार में वो क्या कर रहा है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त इस सिक्के में वीणा बजाते हुए, वीणा वादन प्रकार में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और इन दोनों सिक्कों पर किसी प्रकार का कोई लंबा लेख नहीं मिलता है, क्योंकि समुद्रगुप्त के जितने भी सिक्के हैं उन पे लंबे लेख आपको मिलेंगे कि राजा जो है वह पृथ्वी को जीतते हुए अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग की विजय करता है। वैसे ही अश्वमेघ प्रकार पे लिखा है कि राजा पृथ्वी की विजय करते हुए, वह अजय राजा पृथ्वी की विजय करते हुए वह अश्वमेघ यज्ञ द्वारा स्वर्ग की विजय करता है। तो इस प्रकार के लंबे लंबे लेख गुप्त
शासकों के सिक्कों पे मिलते हैं, चंद्रगुप्त पे भी मिलेंगे, लेकिन ये जो 2 सिक्के हैं इन पे लंबे लेख नहीं मिले हैं, सिर्फ उसका नाम और उसकी उपाधियां ही इन पे अंकित है। यहाँ समुद्रगुप्त के किसी भी सिक्के पे परम भागवत की उपाधि नहीं है। यहाँ राजाधिराज महाराज इस तरह की उपाधियाँ देखने को मिलेगी। अभी परम भागवत उपाधि यहाँ नहीं आई है। परम भागवत जो उपाधि आएगी वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएगी। तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं? गरुड़ प्रकार का सिक्का है, इसे छत्रधारी प्रकार का सिक्का भी या ध्वजधारी प्रकार का सिक्का भी बोला जाता है। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, वीणावादन, व्याघ्र हंता और परशु प्रकार का सिक्का। इसमें हाथ में परशु लिए हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक, तो ये आपके समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं सोने के, उनका जो वजन है वो 112 से 118 ग्रेन के बीच है। समुद्रगुप्त के सिक्कों का जो वजन है वह लगभग 112 से 112 से 118 ग्रेन के बीच है। ठीक, अभी चांदी का सिक्का नहीं आया है, चांदी का सिक्का इनके बाद आएगा। तो इसी प्रकार अब हम लोग किसकी देखें? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के अगर सिक्कों की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के हैं ये भी विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ इतिहासकार 7 प्रकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार 8 प्रकार मानते हैं। तो इनके सिक्कों में भी अच्छा, समुद्रगुप्त का जो सबसे प्रचलित सिक्का है वो गरुड़ प्रकार का उनका सिक्का है, सर्वाधिक संख्या में वही मिला है। और पूरे गुप्त काल में जिस प्रकार का सिक्का, सोने का सिक्का सर्वाधिक मिलता है वह धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के लगभग सभी ने चलाए हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का भी धनुर्धारी प्रकार का सिक्का सर्वाधिक संख्या में इनका यही सिक्का मिलता है। इसके बाद इनके सिक्के जो वहाँ व्याघ्र निहंता है, यहाँ सिंह निहंता होगा। पर्यंक प्रकार का सिक्का, पर्यंक प्रकार के 2 रूप बताए गए हैं, एक में रानी भी साथ में है। ऐसे ही चक्र विष्णु प्रकार का सिक्का, उसमें विष्णु कुछ देते हुए दिखाए गए हैं। तो छत्रधारी प्रकार का सिक्का और आपका ध्वजधारी प्रकार का सिक्का। तो इतने प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त के मिलते हैं। चंद्रगुप्त के सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं वो आपके धनुर्धारी प्रकार के सिक्के मिले हैं। पर्यंक प्रकार का इनका जो सिक्का है विशिष्ट सिक्का है और इस प्रकार का सिक्का अन्य किसी का नहीं मिलता है। तो इस सिक्के में राजा को पलंग पर बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें 2 सिक्के माने जाते हैं, 2 प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक सिक्के में एक पलंग पर राजा रानी दोनों बैठे हुए हैं और एक सिक्के में अकेले राजा बैठा हुआ है। इसी प्रकार विष्णु प्रकार का जो सिक्का है उसमें आपको विष्णु 3 गोल चीज़ें देते हुए दिखाए गए हैं। तो अगर सिक्कों पर देवताओं की बात की जाए तो देवताओं में आपके अच्छा, उसमें जो है व्याघ्र निहंता वाला जो सिक्का आपने समुद्रगुप्त वाला देखा था उसमें एक अलग देवी का चित्र बना हुआ है, वो है मकर वाहिनी गंगा। उसको क्या कहा गया था कि गंगा घाटी में विजय का प्रतीक बताया गया था। तो गंगा घाटी में विजय का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि उस पर मकर वाहिनी, गंगा की सवारी मकर है, तो मकर वाहिनी गंगा की आकृति बनी हुई है। इसलिए उस सिक्के में ध्यान रखिएगा कि उस सिक्के में क्या कहा गया था? मकर वाहिनी गंगा की बात कही गई थी। तो वह जो व्याघ्र निहंता प्रकार का उनका सिक्का था, मकर वाहिनी गंगा उस पर बने हुई हैं। यहाँ चंद्रगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति है, सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति है। इनका जो सिंह निहंता वाला सिक्का है उस पर सिंह की आकृति है। अन्य सभी सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति है और विष्णु वाला जो सिक्का है उस पर विष्णु की आकृति है। यानी इनके सिक्कों पर 3 देवताओं की आकृति आपको मिलेगी। अधिकांश में पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति है। सिंह निहंता वाले में सिर्फ जो है आपके दुर्गा की आकृति है और विष्णु वाले में तो विष्णु की आकृति है ही। ठीक, तो आपके चंद्रगुप्त के इन सिक्कों की बात अब चंद्रगुप्त को आज नहीं शुरू करें तो कल चंद्रगुप्त को। ठीक, थोड़ी सी लाइट डिस्टर्ब हो जाने के कारण क्लासेस डिले हो जा रही है।
ठीक, अगर कल लाइट सही रहेगी तो आपका 8 बजे ही रहेगा। ठीक, धन्यवाद।